तो आज के चैप्टर का नाम क्या है भाई हमारे? डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या था? ये रहा, कहीं पे तो लिखा हो, ये क्या लगाना है भाई? फर्म पे लगाना है ताला, बंद कर दी फर्म, ठीक है। लड़ाई हो गई, जो मर्जी हो गया। इसमें कुछ रीजंस रहते हैं, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन पे हम सीधा आएंगे। इसके कुछ रीजन फॉर डिसोल्यूशन भी होते हैं अगर आपको याद हो, बट हमें उसके ऊपर गौर नहीं करना है अभी कि हाँ भाई डिसोल्यूशन के क्या रीजंस होते हैं, कैसे बंद हुई फर्म, वो उसको करेंगे लेकिन अलग से पार्ट में उसको कवर करेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ क्या कवर करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सिर्फ अकाउंटेंसी पार्ट और जो हमारे पेपर में आने वाला पार्ट है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर मैं बात करूं तो एक बात होती थी, हम लोग बात करा करते थे, एक होता था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको याद हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता था पार्टनरशिप के कंडीशंस में कुछ ना कुछ चेंज आया, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, चेंज इन पीएसआर हुआ, एमलगमेशन हुआ या फिर डेथ हो गई, ठीक है। ये 5 केसेस थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। बट यहाँ पे वो नहीं हो रही है बात, यहाँ पे हो रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। तो पार्टनरशिप फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म पे क्या लग गया है? ताला। पुरानी वाली फर्म ही बंद हो गई। अब हो सकता है नई फर्म खुले, हो सकता है नई फर्म ना खुले। डन हो गई बात। चलो आगे, इसके बाद अब हम आते हैं मेन बात पे, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन के ऊपर आते हैं। अगर हम बात करें, जब हमें डिसोल्यूशन करना है तो बेसिकली हम एक बंदे को हायर करते हैं। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ऐसी ही कहानी से पढ़ा था इसको। हम एक बंदे को हायर करते हैं, लेट सपोज हमने एक बंदे को हायर करा, उस जिसका नाम रखा मिस्टर रियलाइजर, है ना? क्या बोलते थे हम उसको? मिस्टर रियलाइजर। सर ये जो मिस्टर रियलाइजर होते थे, ये क्या करते थे? ये हमारे से जो रियलाइज करने वाले एसेट्स होते थे वो हमारे से ले जाया करते थे, और साथ में जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज हुआ करती थी वो भी हमारे से ले जाया करते थे। कहते लाओ इसका जिम्मा हमारा, हम आपको पे करवा के देते हैं। इसके बदले वो हमारे से कुछ कमीशन वमीशन चार्ज करता था, जिसकी हम बातचीत करा करते थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज होगा तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको एक बार दोबारा से पूरा ब्रशअप करके फिर दोबारा सुनना, ठीक है। बट कोई नहीं, जो डाउट्स हो गए वो क्लियर करता हुआ चलूंगा। अब देखना, फिर सर मैंने कहा बेसिक मोटिव क्या था हमारा कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को क्या करना है? जीरो करना है। अब वो मिस्टर रियलाइजर को हमें कौन से एसेट, ये बेसिकली मैंने लिखा था, रियलाइजर कौन होता है? पर्सन हु सेल्स द एसेट ऑफ द फर्म एंड पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, हु कैन बी द रियलाइजर। अब दूसरी बात, कौन हो सकता है सर रियलाइजर? ठीक है सर, 2 पर्सन, कोई बाहर का पर्सन या फिर मैं अपने ही किसी पार्टनर को, मान के चलो हम ही पार्टनरशिप में। मैंने कहा सोनिया को, मैंने बोला सोनिया एक काम कर, तुझे प्रैक्टिस है रियलाइजर वगैरह की, तो एक काम कर, मैं तेरे को पार्टनरशिप, ये काम तेरे को ही सौंप देता हूँ, बाहर वाले बंदे को क्यों देना, और घर का बंदा अच्छा काम करेगा, ठीक है चलो जी। तो ऐसी कुछ बात हो गई, डन। इसके बाद फिर सबसे पहला स्टेप, रियलाइजर क्या परफॉर्म करेगा। अब आप अकाउंट तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे रियलाइजेशन का, लेकिन आप बात किसकी करोगे? आप अकाउंट फर्म का बनाओगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट किसकी बन रही है? रियलाइजर की बन रही है। रियलाइजर की कुंडली बन रही है कि रियलाइजर कर क्या रहा है, और रियलाइजर करेगा क्या। सबसे पहले तो उसके पास कुछ गया है, क्या गया है जल्दी बोलो? एसेट्स गए हैं और लायबिलिटीज गए हैं। अब पहली बात, कौन से एसेट और कौन सी लायबिलिटी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में सिर्फ सर कौन से एसेट जाते हैं, जल्दी बोलो? रियलाइजेबल एसेट्स जाते हैं। कौन से एसेट जाते हैं? रियलाइजेबल एसेट्स जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं रियलाइजेबल एसेट्स की, तो व्हाट आर रियलाइजेबल एसेट्स? किसी को याद है क्या कुछ? जो कैश में कन्वर्ट होने लायक होते थे। अच्छा, जो कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है वो नहीं। अच्छा, जो कभी जिंदगी में कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते वो भी नहीं है, लेकिन दोनों को छोड़ना है। और अगर ये दोनों की बात करी जाए तो एक्सक्लूजन में कौन कौन आएगा, जल्दी बोलो? कैश एंड बैंक, नहीं ट्रांसफर करना। अच्छा, ये लोन गिवन टू पार्टनर, अपने बंदे से पैसा कभी वापस नहीं आता, है ना। अपना बंदा के पास, जैसे मैं आज पापा से मैंने सुबह 500 रुपये ले लिए, पापा 500 रुपये देना, ठीक है, और फिर करे हैं क्या आज तक वापस? अगर करोगे भी तो बताऊं तेरे को भी, बस यही वाली चीज, ठीक है। तो यानी कि लोन गिवन टू पार्टनर, ऐसे ही आप मान के चलो, अगर पार्टनर ने फर्म से कोई लोन लिया है तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन समझाने के लिए बोला, वो वापस नहीं करेगा। हो सकता है वो वापस करे भी, तो हम रियलाइजर के थ्रू तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि रियलाइजर की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे पैसे के साथ डिस्कस कर सके, है ना। हम ओनर है, हम तो कहेंगे बाहर वाला काम करने के लिए दिया है, अपने घर वाला काम हम आपसी में ही देखेंगे। डन होगी बात? चलो, कोई डाउट इसमें? तो कैश एंड बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। लोन गिवन टू पार्टनर, इट इज आल्सो नॉट ट्रांसफर्ड। P&L का डेबिट बैलेंस, ये क्या होता था? ये तो लॉस है सर, ये लॉस है। अरे ये कोई रियलाइजेबल एसेट थोड़ी है, इसके बदले कोई कैश थोड़ी, ये तो बल्कि लॉस है, पैसा जाएगा बल्कि। और जाना भी क्या है, पार्टनर ने पैसा पे कर रहा है, वो कर देंगे भाई चुपचाप। डन होगी बात? तो इसको भी आप कंसीडर नहीं करोगे। किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या इतने में पूछ लो। दूसरा, साथ में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको याद होगा, इसको भी ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लॉस। ये हम सब पढ़ के आ रखे हैं, इसलिए मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रखा हूँ। याद होगा आपको P&L और प्रॉफिट एंड लॉसेज, और प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता था और लॉसेज के अंदर क्या क्या आता था। डन हुआ?
बट सर यहाँ पे लॉसेस की बात तो आप कर रहे हो, लेकिन लॉसेस के अंदर एक चीज थी, गुडविल भी होती थी। फिर उसको क्या करें, उसको ट्रांसफर करें, उसको भी पार्टनर में बांट दें। मैंने कहा गुडविल को यहाँ पर माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी दिन हो सकता है रियलाइज हो जाए। क्या बोला मैंने, हो सकता है रियलाइज हो जाए, तो इसलिए हम उसको रियलाइजेबल एसेट मान के चलते हैं और इसको हम हैंड ओवर करते हैं टू द रियलाइजर। इसलिए हम उसको भी किसका अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफर गुडविल टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी को डाउट परेशानी समस्या तो अभी बोल दो। क्लियर? एक बार क्रक्स लेते हैं फटाफट से। अभी तक हमने क्या करा, मैंने कहा सिर्फ एक रियलाइजर पर्सन होता है, घर का हो सकता है बाहर का हो सकता है, बट वो क्या करेगा, सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी हमसे लेके जाएगा। अब कौन सी एसेट और कौन सी लायबिलिटी, मैंने कहा एसेट होंगे जो रियलाइजेबल होंगे और लायबिलिटी होंगी जो आउटसाइड होंगी। रियलाइजेबल कौन सी होती है, चार चीजों को छोड़ के, कैश, लोन टू पार्टनर, सर आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना मामला है, ठीक है, ये घर का मामला है, बाहर नहीं लीक होना चाहिए। डन होगी बात। बट गुडविल को ट्रांसफर करना नहीं भूलना। ऐसे ही कहानी की तरह बस इसको याद करोगे ना, जब क्वेश्चन करोगे तो ये कहानी आपके दिमाग में रिपीट होनी चाहिए सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। मैंने कहा अब सर ट्रांसफर करना कैसे है, ट्रांसफर है ना, यानी कि जर्नल एंट्री क्या बनानी है ये भी तो बता दो। क्लियर होती के बाद अब जर्नल एंट्री, सर मेरे पास से एसेट जा रहा है तो मेरे पास से एसेट जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और किसके पास जा रहा है, उसके पास हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। अब उसके पास है तो उसके ऊपर मेरा राइट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डन होगी बात। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। किसी को इस एंट्री में डाउट? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। घटा, यहां से घटा क्रेडिट हुआ, जहां पे गया वहां पे डेबिट हो गया, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर? ओके चलो इसके बाद अभी तो एसेट की बात हुई, अब दूसरी बात कौन सी होगी जल्दी बोलो मेरे स्टेप नंबर 2 लायबिलिटी। और लायबिलिटी कौन सी, सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी की बात हो रही है। तो पहले सर ये आउटसाइडर और इनसाइडर के डिस्कशन हो ही जाए। मैंने कहा लायबिलिटीज दो तरीके की होती है, एक इनसाइडर और एक आउटसाइडर। अगर मैं बात करूं इनसाइडर लायबिलिटी की तो हमारे पास कौन सी आती है, पार्टनर की कैपिटल घर का मामला है, पार्टनर का करेंट अकाउंट घर का मामला है, सर पार्टनर का लोन अकाउंट ये भी घर का मामला है, और सर साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, याद होगा आपको जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये भी क्या है, घर का ही मामला है। तो इसको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे किसके पास, रियलाइजर के पास, क्योंकि ये वो क्या करेगा इसका, बात खत्म। सर इसको छोड़ के जो कुछ भी सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, मैंने कहा हाँ फर्म का कौन सा लोन अकाउंट होगा बेटा, फर्म किससे लोन, अब तो फर्म लोन लेगी तो वो बैंक से लिया होगा, वो फर्म लोन अकाउंट नहीं, वो बैंक लोन अकाउंट होगा। आपने फर्म के बुक्स में फर्म का अकाउंट कैसे दिखा दोगे, लोन अकाउंट तो दिखाएंगे ना। हाँ लोन अकाउंट होगा तो लोन अकाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। डन। बट अगर पार्टनर का लोन है, जैसे इवन पार्टनर की मिसेस का लोन है, श्रीमती उनका भी लोन है, तो भी दिखेगा, मतलब ट्रांसफर करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बाहर वाली ही है। हम तो मतलब पार्टनर की घर वाली है, हमारी क्या लगी, हम तो समझ गए। तो सिंपल सी बात है। या फिर हो सकता है फीमेल पार्टनर तो घर वाला है, भाई तेरा घर वाला, हम क्या जाने, बात खत्म। चलो तो दो बातें आई, इनसाइडर आउटसाइडर, रिपीट करता हूँ, कैपिटल घर की लायबिलिटी नहीं देंगे, करेंट अकाउंट घर की लायबिलिटी नहीं देंगे, तीसरा लोन अकाउंट नहीं देंगे, कौन सा लोन, पार्टनर का लोन, चौथा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं देंगे, बात खत्म। इसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटीज जो भी होंगी उसके अलावा सब ट्रांसफर हो जाएंगी। अब ट्रांसफर होते टाइम अब आप ध्यान रखोगे यहाँ पर आउटसाइडर लायबिलिटीज भी आप कौन सी ट्रांसफर करोगे, जल्दी बताओ मेरे ख्याल से। यहाँ पर लायबिलिटी ट्रांसफर करनी कैसे बेसिकली, तो कम हो रही है लायबिलिटी, डेबिट कर देंगे, और कहाँ जा रही है, रियलाइजर के पास, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसके ऊपर कुछ बातें हैं, आओ सर उसको बात करते हैं, ठीक है। अब मैं ये थर्ड स्टेप पे आने से पहले मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी बातें करना पसंद करूंगा। यहाँ पे नीचे आ जाओ, मैं नोट लिखूंगा, ठीक है, और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं नोट्स लिखूंगा, कौन से टाइप किसके रिगार्ड में, एसेट के रिगार्ड में लिखूं क्या, देखना। जब हम एसेट ट्रांसफर कर रहे थे तो हमने एक बार रिपीट करते हैं, एसेट कौन से ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, कैश एंड कैश, लोन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और आपका लास्ट पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये चार। गुडविल ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब यहां पे पहला नोट आ रहा है, नोट नंबर 1 इन रिगार्ड्स टू एसेट। अगर आपने कोई भी एसेट, लिखता हूं एनी एसेट transferred against settlement
ऑफ एनी लाइबिलिटी। अगर आपने कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दिया, मान लो भाई मैंने ना अपना एक एसेट था, वो मैंने मैं मान लो मैं रियलाइजर हूँ, ठीक है, तो मेरे को दिखा अरे ये भाई साहब ये डेटर है और ये इनके क्रेडिटर भी है, मैंने इनको बोल दिया तुम आपसी में सेटलमेंट कर लो यार, मैं अपना यहाँ पे अकाउंट सेटल कर देता हूँ तुम दोनों का। डन हुई बात। और मैंने अपने पार्टनर्स को बताया देखो एक मिस्टर श्याम जी थे, एक मिस्टर राम जी है, ठीक है, उन दोनों ने आपसी में अपना अकाउंट सेटल कर लिया, अब आपको किसी को भी पैसे लेन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। चलो यहाँ पे इसको समझने के लिए एक फर्म बनाता हूँ, यहाँ पे ये रही फर्म। अब इसका एक डेटर था मिस्टर श्याम और एक हुआ क्रेडिटर मिस्टर राम। डन है। अब क्रेडिटर का मतलब क्या है, फर्म को इसको पैसे पे करने थे, और डेटर का मतलब क्या हो गया, इससे रिसीव करने होंगे। मैंने डेटर श्याम को कह दिया सर आपने पैसे मुझे देने हैं, एक काम करो मुझे देने की जगह राम जी को पकड़ा दो। बात समझ में आई? तो अब राम जी खुश, श्याम जी खुश, श्याम जी तो क्या ही खुश होंगे, उनकी जेब से पैसे, बट ठीक है। अब हम खुश, बट ये खुशी मैं जताऊं कैसे, समझ रहे हो? ये खुशी इतनी है कि इसके लिए शब्द नहीं है, तो सीधी सी बात है इसके नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो सकते बिकॉज इसके लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि बाहर की बाहर काम खत्म हो गया। क्योंकि देखो ना उस बंदे ने पैसे देने तो उसको दे दिए, अब इसकी मैं क्या एंट्री करूँ? आगे बात समझ में? अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता तो मैं इसको कैंसिलेशन एंट्री करता, बट दोनों चीजें कहाँ पड़ी हैं? रियलाइजर के पास, तो रियलाइजर ने आपसी में ही कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो हमें इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दोनों चीजें बुक से बाहर कर दी थी अगर देखा जाए तो। डन। तो एनी एसेट ट्रांसफर्ड अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, अगर किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट, नो एंट्री। नो एंट्री ब्रो। चलो डन है, क्लियर। अब इसके आगे सुनना, मैंने कहा एसेट की बात हो गई, अब दूसरी बात करते हैं। सर कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड टू एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सर किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल कर दिया तो समझना, मैं यहां पे एक रियलाइजेशन अकाउंट का डेमो बनाता हूं, यहां पर प्लीज सुनना। ऐसे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजर का अकाउंट है एक तरीके से। इसके पास यहां पे एक एसेट आके पड़ा होगा, मान लो 10 लाख रुपए का एसेट है, कोई डाउट? 10 लाख रुपए का एसेट है। अब मैंने कहा ये एसेट हमने किसी ऐसे बेगाने बंदे को दे दिया जो यहां बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड ही नहीं है। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो क्या वो यहां पर लिखा गया होगा? नहीं, बट दे दिया, तो अब दे दिया तो दे दिया ना भाई, ठीक है। अब आपने अनरिकॉर्डेड, तो आप ऐसा मान लोगे कि इस एसेट के बदले आपको कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, अब वापस लाके उसको रिकॉर्ड थोड़ी करोगे, ऐसा मान लोगे कि इसके लिए कुछ रियलाइज यहां हुआ ही नहीं, और अगर रियलाइज नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका लॉस बन गया पूरा, बात खत्म। इतनी बात आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यानी कि इसके लिए भी क्या होगी, नो एंट्री। बट नो एंट्री करने का कारण समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपने वो लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, ठीक है, और आपने वो लायबिलिटी। अच्छा अब एक एग्जांपल और लेता हूं, चलो यहां पे सुनना। मैंने कहा एसेट था 10 लाख का, लेकिन आउट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की थी, 12 लाख की, जो सेटल हो गई। हाँ, क्या होगा बताओ? फिर भी नो एंट्री रहेगी, है ना, क्योंकि 12 लाख की है। सर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, देखो 12 लाख की, अबे वो रिकॉर्डेड भी तो होनी चाहिए थी। अगर रिकॉर्डेड होती तो लायबिलिटी आपकी आ जाती, बट रिकॉर्डेड ही नहीं है तो क्या कर लोगे, है ना। दूसरा केस, एक और केस बनाता हूं, 2 मिनट का खेल है। चलो मैंने कहा एसेट था 10 लाख का, लेकिन लायबिलिटी कितने की आई, 7 लाख की, जो सेटल हो गई। अब बताओ करना चाहिए कुछ? सर आज भी तो बात वही है, 10 लाख की चीज चली गई, 7 लाख में। सर 3 लाख का देखो ना, हमारा और ज्यादा नुकसान। अबे क्या ही नुकसान, नुकसान 10 लाख का हो तो गया, 7 लाख वैसे पे करे, 3 लाख वैसे पे करे। यानी कि हर केस में होना तो एक ही चीज है, हर केस में होना क्या है, नो एंट्री। यानी कि कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कोई एसेट किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट पे ऑफ हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे,
नो एंट्री। डन है क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनना, ये बात हो गई हमारी, और बात करते हैं। जाओ सर, थर्ड पार्ट के ऊपर आएंगे प्लीज, सब लोगों का फोकस सामने। थर्ड पार्ट क्या है, क्या कहता है सर? मैंने कहा सेलिंग ऑफ ऑल द मतलब सेलिंग ऑफ, अब हम क्या करेंगे, मतलब अब सारे एसेट उसको दे दिए, लाइबिलिटी सारी उसको दे दी, अब क्या करना चाहिए? अब सर, अब सेलिंग ऑफ करो। और सेल कौन करेगा? अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपका जो एसेट है वो किसको सोल्ड हो सकता है? आउटसाइडर को। या फिर आपका एसेट किसको सोल्ड हो सकता है? किसी पार्टनर को। अगर कोई एसेट सोल्ड हुआ किसी आउटसाइडर को, तो हम किस में डालेंगे? कैश एंड बैंक में। पैसा आएगा, एक्चुअली पैसा आएगा। कौन दे रहा है आपको? आपको एसेट के बदले आ रहा है या रियलाइजर दे रहा है आपको? बेटा रियलाइजर दे रहा है, एसेट के बदले तो आ रहा है, बट वो दे कौन रहा है आपको? रियलाइजर दे रहा है आपको। और वो कौन से अकाउंट से देगा? रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजर कहाँ छुपा है? रियलाइजर अकाउंट में। तो क्रेडिट द गिवर, याद है आपको? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना? तो जो गिवर है आपको पैसे कौन दे रहा है? रियलाइजर। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर दो। तो ये लो जी, मतलब कैश या बैंक अकाउंट जो भी होगा आप उसको डेबिट मार दो साथ में। अच्छा अब एक एग्जांपल सुनना, मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट तो कर दिया क्योंकि वो पैसे दे रहा है, लेकिन वो पैसे उसने मेरे को नहीं दिए, किसी पार्टनर को दे दिए। लेट्स सपोज ये निशु को दे दिए। अब तो पार्टनर को तुम छोड़ दोगे क्या? अब वो कहेगा अरे मैं तो चुपचाप गचका लेता हूँ पैसे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये मैंने ले लिए हैं, अब मैं पैसे पे कर रहा हूँ, मेरी कैपिटल से काट लो, कोई बात नहीं, तुम लोग बांट लेना। ठीक है, आगे बात समझ में? बेसिकली बांट के लेना, मेरी कैपिटल से काट लो, मेरे को इतने पैसे मिल चुके हैं। कभी ना कभी तो मिलने होंगे ना कैपिटल के पैसे, क्योंकि अब तो रिजोल्यूशन हो रहा है, वैसे ही पैसे तो मिल रही है, मैंने रिड्यूस करवा दिया। तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अगर किसी पार्टनर ने पैसे रख लिए तो उतना उसकी कैपिटल रीपेमेंट हो गई, और अगर बैंक में मिल गए तो वो तो फर्म के बैंक अकाउंट में आएगी, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट करोगे। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर एकदम? चलो आगे बढ़ते हैं सर। मैंने कहा स्टेप नंबर 4 के अंदर अब मेरे को क्या करना है? आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। आउटसाइडर लायबिलिटीज बता चुका था, किसके एक्सेप्ट थी? 5 लोगों को छोड़ना था, कैपिटल, करेंट, और आपका लोन, पार्टनर वाला, प्रॉफिट, पीएनएल का, क्रेडिट बैलेंस, और रिजर्व्स। रिजर्व्स के अंदर अभी कुछ बातें रहती हैं डब्ल्यूसीआर और आईफर वाली, वो मुझे सिखानी है। यहाँ पे कुछ नया पॉइंट है, वो मैं नीचे अभी नोट्स में जाके लिखूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सर। फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया अपना? अब ध्यान से सुनना, जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट भी 2 तरीके से हो सकती है, या तो मैं कर दूं या पार्टनर कर दे। अगर मैंने पेमेंट करी तो मैं पेमेंट करूंगा तो किसको करूंगा? रियलाइजर को करूंगा, तो रियलाइजर को पैसे मिलेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से मिलेंगे तो पार्टनर कैपिटल, और अगर हमने पेमेंट करी तो टू बैंक या कैश, जो भी वट एवर द केस। कोई डाउट यहाँ तक? अब आती है इंपॉर्टेंट बातचीत। ठीक है, महंगी बातचीत है ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, और इसके बाद हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी देखेंगे। सुनना, मैंने कहा हमने क्या करा है? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस करे हैं। क्या करे? जल्दी बोलो। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस करे हैं। क्या एक्सपेंसेस करे हैं सर? कोई भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जो हमारा खर्चा होगा, हम कौन? फर्म, पार्टनर नहीं, फर्म। जो फर्म का खर्चा होगा बस वही रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमारा जिम्मा हमारे फर्म के खर्चे के लिए है। पार्टनर कहता है मैं पार्टी करके आया, मेरा खर्चा रिम्बर्स कर दो ना। भाई तू पार्टी करके आया है, अगर वो फर्म की पार्टी होती तो ही रियलाइजेशन अकाउंट है, अदरवाइज तेरा हिसाब किताब तू जाने। और अगर तेरे बदले के, अब एक बात सोचो, देखो मेगा कहती मेरे ना इतना सारा खर्चा हो गया घर का, वो उसका हम क्या करें भाई? ये तो फर्म चल रही है ना, ये तो फर्म चल रही है। अगर फर्म का खर्चा होगा तो हम यहाँ पे बियर करेंगे, अगर तेरे घर का खर्चा तो हम कैसे बियर कर सकते हैं? तो बट मेगा ने क्या करा? अपने बैंक, फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट करवा दी, तो क्या होगा? तो बोलोगे ना तुम, तो क्या कहोगे? बेटा पैसे लाओ। डायरेक्ट पैसे नहीं मांगे जाते, कोई नहीं भाई तू ले गए, अपना ही बंदा है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हिसाब किताब पूरा रखेंगे। तो हिसाब किताब कैसे? तेरी कैपिटल बढ़ा देंगे, सॉरी कैपिटल घटा देंगे, कम कर देंगे, है ना? क्योंकि अगर पेमेंट क्या है, इसने अपने खर्चा पे करवा लिया हमसे, तो हम इसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, बात खत्म की। कल को तेरी कैपिटल हम इतनी वापस करेंगे, इससे कम ज्यादा वापस नहीं करने वाले। डन होगी बात? चलो, तो ऐसे ही, तो यहां पर बात ध्यान से, ये मैंने लिखी भी हुई है, एवरी एक्सपेंस जो है, एवरी एक्सपेंस कौन करेगा? जल्दी बोलो। शुड बी डेबिटेड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। किसका खर्चा? फर्म का। डन है। इसके बाद पेमेंट शुड बी मेड थ्रू, कैसे मेड होने वाली है पेमेंट, ये भी बता दो जरा मुझे। सर पेमेंट शुड बी मेड थ्रू फर्म्स बैंक अकाउंट और पार्टनर्स बैंक अकाउंट। फर्म के बैंक अकाउंट से पे हो सकती है या फिर पार्टनर के बैंक अकाउंट से पे हो सकती है। अगर फर्म के बैंक अकाउंट से पे हो रही है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा,
और अगर पार्टनर के से हो रही है तो पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या तो अभी बोल दो। आया समझ? पक्का? चलो इसके बाद अच्छा इस टाइम पर कोई इनकम जनरेट हो गई? कोई नहीं भाई। रियलाइजर कहता मैंने ना तुम्हारा एक फायदा करवा दिया, देखो वो तुम्हारा इंटरेस्ट रियलाइज नहीं हो रहा था, मैंने करवा दिया। अच्छी बात है भाई, करवा दिया तो हमारे को दे दे, तो हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। अगर गलती से पार्टनर ने रख लिया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मार लेंगे कि भाई हिसाब अपना है, डेबिट मारो। और साथ में इनकम है तो कौन दे रहा है? रियलाइजर दे रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो रियलाइजेशन क्रेडिट कर लो, या किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। डन है? यहां तक कोई डाउट? इसके बाद ये मैंने आपको समझा दिया था कि लायबिलिटीज पेड ऑफ अगेंस्ट एसेट, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होने वाली है। ओनली एंट्री क्या बनेगी सर? रियलाइजेशन टू बैंक। अब सुनना, यहाँ पर एक एग्जांपल करवाया था मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल है, इसको समझते हैं। 60,000 के डेटर थे। कितने के डेटर है जल्दी बोलो? 60,000 के डेटर हैं, और लोन कितने का है? 2,80,000 का। अब लोन वाला कहता चल कोई नहीं तेरे डेटर मैं रख लेता हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम उनसे कहाँ पैसे रियलाइज करवाते, आपने रख लिया, आप अपने आप कराते रहना, बैंक था ठीक है। तो पर लोन तो 280 का है और डेटर 60,000 के हैं, तो जितना बचा हुआ है भाई वो देना पड़ेगा, वो छूट नहीं है। अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता तो नहीं देना पड़ता, फिर नो एंट्री पूरी आती। लेकिन अब देना पड़ेगा तो क्या करेंगे? एंट्री जल्दी बोलो। जितना पैसा दिया है तो हमें रियलाइजर को पकड़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ये रियलाइजर ही कर रहा है ये सारी बातचीत, हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 2,20,000 रुपए मुझे रियलाइजेशन टू बैंक करना पड़ेगा। ये लो जी, 2,20,000 रुपए रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, एक आधा मैं नोट और लिखता हूँ, अगर आपको याद होगा सुनना सब लोगों का फोकस। सर नोट नंबर ये 1 बना था ना, 2 बना देते हैं इसको। सर नोट नंबर 2 पता है क्या कह रहा है? एग्जाम्पल बनाते हैं फिर समझते हैं, फिर उसके बाद उसमें बात करेंगे। क्या करवाने वाला था, दिमाग से निकल गया। हाँ, एसेट है, ठीक है, डेटर्स, हमारे डेटर्स है, ठीक है, कितने के? 5 लाख रुपए के। सर 2 लाख रुपए वाले डेटर्स के तो पैसे नीचे लिखा हुआ है कि डेटर्स फॉर 2 लाख रुपीज एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। ये क्वेश्चन वाइज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है डेटर फॉर 2 लाख रुपीज गिवन 1,50,000। चलो जी बहुत बढ़िया, बट अब आगे कुछ नहीं लिखा, बस इतनी बात लिख दी। कुछ लोगों की नो इन्फॉर्मेशन है क्या, कि कुछ लोगों का अता पता ही नहीं है। अगर आप देख सकते हो सर 2 लाख वालों ने 1.5 लाख दे दिए, पर डेटर तो 5 लाख के है। सही बोल रहा हूं? 3 लाख वालों का कहां क्या हुआ ठाकुर, समझ रहे हो? तो सर 3 लाख वालों का क्या हुआ होगा? हम इसको हमेशा बुक वैल्यू पर रियलाइज करवा के चलेंगे। यानी कि हमें टोटल डेटर्स के रिगार्ड में पेमेंट कितनी आई होगी जल्दी बोलो? 1.5 लाख रुपए तो ये आई हाई है, ये तो पता है, कंफर्म्ड है। और जो नहीं पता उसको बुक वैल्यू पर आप रियलाइज करवाओगे, मतलब कि साथ में हमें 3 लाख रुपए और पेमेंट आई होगी। किसी को डाउट परेशानी समस्या? मैं इसकी लाइन लिखवा रहा हूं, पर पहले समझ में आई कि अगर किसी की पेमेंट आई है वो नहीं लिखा तो भी हमें उसको रियलाइज करवाना है ऑन दी बुक वैल्यू। डन? चलो तो मैं यहां लिख के चलता हूं, इफ एनी asset realization is not mentioned in the question, still we will realize such asset on the बुक वैल्यू। सर अभी एसेट की बात हो रही है, लायबिलिटी की बात हो रही है? एसेट की बात हो रही है, ऊपर हेड बना रखा है मैंने एसेट का, ठीक है, एसेट के रिगार्ड में सारी बातें चल रही हैं अभी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, इफ एनी एसेट रियलाइज इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक वैल्यू इन द क्वेश्चन, तो आप उसको स्टिल वी विल किस पे रियलाइज करेंगे? उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज करने वाले हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन। हाँ, जितने की वर्थ थी उसकी एसेट की। हाँ हाँ, देखो डेटर थे 5 लाख के, चलो ऐसा मान के चलते हैं डेटर लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा, भूल जाओ नीचे के एडजस्टमेंट। तो 5 लाख का क्या करें, बस वो तो हमने डेबिट साइड तो लिखा होगा, चलो नीचे दिखाता हूँ यहाँ पर एडजस्टमेंट में। हाँ, तो हम ऐसा मान के चलेंगे बुक वैल्यू पर रियलाइज करा के चलेंगे। ऐसे देखना, ये आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होगे,
यहां पे आपने क्या लिखा होगा, टू डेटर एसेट साइड कितने का, 5 लाख का। सर आप यहाँ पे बाय बैंक पे अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना होगी तो पूरी 5 लाख रुपए पे आपको उसको रियलाइज करा के चलना पड़ेगा। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बन गया एक तरीके से देखा जाए तो। आई बात समझ में। बट जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट मैंने करवाई उसमें क्या था, अगर हम देखें तो उसमें 1,50,000 तो 2 लाख वाले डेटर के लिए आया और बच कितने गए थे, 3 लाख के डेटर बच गए थे, तो 3 लाख रुपए और, तो कितना 4,50,000 रुपए में टोटल। मतलब ये जो 50,000 का लॉस था ये हमने रिकॉर्ड कर लिया एक तरीके से। अगर आप देखोगे तो लॉस कितने का बन रहा है, आई बात समझ में। और यहाँ पे इसीलिए हम नेट प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा वो लॉस कैलकुलेट हो रहा होता है। आप देखोगे ना यहाँ 5 लाख लिखा है, 4.5 लाख आया, तो 50,000 का ऑटोमेटिक लॉस आ गया है। एग्जैक्टली वो हटा दिया, और जो अब कुछ नहीं बोला है तो हमें ये मानना पड़ेगा बुक वैल्यू पर ही रियलाइज हो गया। डन। चलो कोई डाउट परेशानी समस्या, आगे बढ़ा जाए। हाँ तो बुक वैल्यू भी रिकॉर्ड कर देंगे, जो बुक वैल्यू है वट एवर द केस। चलो ऐसा एक और एग्जाम्पल ले लूँ, आगे समझ बता देता हूँ फिर भी। मैंने कहा मान के चलो मशीनरी थी 5 लाख रुपए की, कुछ नहीं लिखा हुआ, बस 5 लाख की बुक वैल्यू है, तो आप ऐसा मानोगे 5 लाख पे ये रियलाइज होगी। अब ऐसा नहीं है इसको छोड़ के आ जाए, नहीं सर कुछ नहीं करना है, इसका छोड़ना नहीं है, बट एक है बंदा जिसको छोड़ना भी है। आओ सर उसके बारे में बात करते हैं। नोट नंबर कौन सा आ गया, अगला आ जाएगा 2 के बाद 3। मैं लिखता हूं, एक बंदा है जिसको सिर्फ लिखना है, रिकॉर्ड करना है, बट उसको रियलाइज नहीं करवाना है। ठीक है, लिखता हूं मैं, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रियलाइजेशन ऑफ गुडविल। सर किसकी बात हो रही है ये, वो जो गुडविल ट्रांसफर करवाई थी ना ऊपर मैंडेटरीली, अगर उसकी रियलाइजेशन की कोई बात नहीं है तो ऐसा नहीं है सर गुडविल को भी रियलाइज करके आते हैं ना फिर उसको भी। अब आपने तो बोला कि एसेट रियलाइज हो रहा है तो आपको उसको बुक वैल्यू पर, मतलब एसेट अगर रिकॉर्ड करा तो उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज भी करना है, बट गुडविल के साथ ऐसा केस आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना आपको। गुडविल को आपने बस रिकॉर्ड करा, अगर उसकी रियलाइजेशन की इंफॉर्मेशन दी कि बोला कि 50,000 की गुडविल थी 20,000 पे रियलाइज हुई, तो आप रियलाइज करवाओगे, अदरवाइज आप रियलाइज नहीं करवाओगे। याद रहेगी ये बात, कोई डाउट इसमें। चलो तो मैंने कहा इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट रियलाइजेशन ऑफ गुडविल देन नो एंट्री फॉर, ऑटोमेटिकली एक लॉस बुक हो चुका है ना, ऑटोमेटिकली लॉस, अभी दिखा रहा हूं, नो एंट्री फॉर रियलाइजेशन। समझना, यहां पे समझते हैं, ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, तो यहां पे आपने मान के चलो गुडविल ट्रांसफर करी होगी 50,000 की मान लेते हैं, डन, कुछ नहीं बोला, तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस, बात खत्म। सारा का सारा क्या आ गया, 50,000 का लॉस ही आ जाएगा एक तरीके से, अपने आप आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बिकॉज इट इज बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ऐसा बोला होता कि 20,000 की रियलाइज हुई तो नेट में 30,000 का लॉस आ रहा होता है ना। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि गुडविल की रियलाइजेशन बोली हो तो ही करना, ना बोली हो तो मत करना। डन, कोई बात नहीं बेटा, प्रॉफिट आ जाता। हाँ बस जो आपको रियलाइज बोला तो हम वहाँ जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखते हैं, तो वो प्रॉफिट लॉस अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि बुक वैल्यू उधर है, रियलाइज वैल्यू उधर है, अपने आप लॉस सबकी कैलकुलेट कर लेगा वो ऑटोमेटिक। अकाउंट के अंदर ये फीचर है, इसलिए बनाया है। बात खत्म। चलो आगे बढ़ जाते हैं सर, ये वाली बात हो गई। अब ये सारे एसेट की कहानी खत्म हो जाती है, मोस्टली एसेट की कहानी यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है, ठीक है। और वो लोन्स वोन्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आऊँ आपके पास, यहाँ से कहानी शुरू होती है थोड़ी सी लायबिलिटी की। अब लायबिलिटी में भी सेम बात है, वही कौन सी, यही जो ऊपर, कि अगर पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे रियलाइजेशन के बारे में नहीं, यहाँ पेमेंट के बारे में, क्योंकि रियलाइज थोड़ी हो रही होगी, ये तो पे हो रही होगी ना। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, अगर आउटसाइडर लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, जल्दी बोलो मेरे को फटाफट से, आप उसकी पेमेंट करवा के आओगे ऑन दी बुक वैल्यू। इट विल बी पेड ऑन, इट विल बी पेड ऑन बुक वैल्यू। किस पे पे होने वाला है, जल्दी बोलो, बुक वैल्यू पर पे होने वाला है। लाओ एग्जांपल देखें एक छोटा सा, मान के चलो ये आपके क्रेडिटर पड़े थे, अब मैं क्रेडिट साइड आ गया हूं क्योंकि लायबिलिटी इधर ही होती है भाई, तो बाय क्रेडिटर लिखा हुआ है, मान के चलो
1 लाख रुपए के क्रेडिटर थे, कुछ नहीं बोला हुआ, क्या करें? ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आपको, ऑटोमेटिकली नहीं, पेमेंट करके दिखानी है इसकी, अच्छा। ठीक है? तो इट विल बी, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पेमेंट तो इट विल बी पेड ऑन द बुक वैल्यू, आपको उसकी बुक वैल्यू पर पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर आपको 2 बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा। कितने का? 1 लाख बेटा, 1 लाख, ठीक है? और नेट में अगर बैलेंसिंग फिगर देखी जाए तो इसकी वजह से आप इसका इंपैक्ट नील कर रहे हो, वरना अगर आपने इंपैक्ट नहीं डाला ना तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह रहे हो कि क्रेडिटर रियलाइज हुए ही नहीं, बट आप ऐसा नहीं कह सकते। जनरल अजम्पशन ये कहती है कि क्रेडिटर बुक वैल्यू पर ही रियलाइज हो गए होंगे। डन। फिर दोबारा से यहाँ पर एक वही वाली दिक्कत, जैसे ऊपर गुडविल को, गुडविल के लिए रियलाइजेशन करते थे क्या? गुडविल के लिए नहीं करते थे, गुडविल के लिए रियलाइजेशन नहीं होता था, तो ऐसी बात हमने करी। तो ऐसे ही सेम एक यहाँ लायबिलिटी साइड भी है जिसकी पेमेंट, जो लायबिलिटी साइड मौजूद होता है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं होती है। सर ऐसा कौन है? आओ सर देखते हैं। नोट नंबर इसका कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा लायबिलिटी वाले का। अंदर लिखा रहता है पर उसमें कोई पेमेंट। हाँ, उसकी पेमेंट नहीं करनी, आपने ट्रांसफर करा होगा उसको। और ये कौन है? इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर्ड, इफ क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे लिखता हूं थोड़ा सा अच्छे से, रुको। पेमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट मेड, कर मत देना, ठीक है? यानी कि मैं यहां एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, इलस्ट्रेट करके चल रहा हूं सारी चीजों को। डन है? यहां पे आपने क्रेडिट साइड पीडीडी डाला होगा, प्रोविजन फॉर, सर इसकी एडजस्टमेंट होती थी बड़ी सारी, यहां बड़ा मजेदार चीज है, पीडीडी बस ट्रांसफर करो, भाड़ में जाए एडजस्टमेंट, ठीक है? सर फिर बैड डेट का क्या करेंगे? अभी बताऊंगा, देखना। सर मैंने कहा पीडीडी हुआ ट्रांसफर, आपने यहाँ पे मान के चलो 10,000 का पीडीडी ट्रांसफर कर रखा है, भूल के भी सर ये लायबिलिटी है इसकी तो कहीं पेमेंट हुई नहीं, यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करनी इसकी। हाँ, तो यहाँ पे नो पेमेंट मैं लिख देता हूँ। एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, उसका भी थर्ड पॉइंट में उसको भी कर लेता हूँ कंसीडर। अब ये यहाँ से ना हमारे जनरल पॉइंट स्टार्ट हो गए, ठीक है? इसको मान के चलना है जनरल पॉइंट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कि बैड डेट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है सर, यहाँ पे जो टिपिकल चीज़ें रहती है मैं वो पहले कवर कर देता हूँ सारी चीज़ें, फिर एक बारी एक बढ़िया फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, एक जर्नल एंट्री वाला और एक वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाला जो पेपर के अंदर आता है। बस बात खत्म, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ मुझे एडिशनल लगेगा तो मैं इसके साथ अगली क्लास में कवर करूँगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में और कुछ है, ऑलमोस्ट चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है? देखना, आ जाओ अब जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं। जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ पर, प्लीज़ फोकस। सबसे पहला होता है बैड डेट का। सर बैड डेट क्या कहता है? नुकसान हो गया, डेटर ने पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं ना, बस जितने कम दिए उतने कम से डेटर रियलाइज हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। डेटर की वैल्यू दे रखी है आपको, मान के चलो 1 लाख रुपए की, और नीचे इंफॉर्मेशन में बोला बैड डेट अमाउंटिंग टू 5,000, और ऐसे डेटर के नीचे आपको पीडीडी भी लिख के दे रखा है 10,000 रुपए का। आ जाओ देखते हैं कैसे करना है इसका ट्रीटमेंट। रियलाइजेशन में ट्रीटमेंट होगा इसका, और कहीं ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, देखना कैसे। सबसे पहले आपने रियलाइजर के पास डेटर तो ट्रांसफर कर रखे होंगे, कहां को? डेबिट या क्रेडिट? डेटर, क्रेडिट। डेटर एसेट होते हैं, डेबिट साइड होंगे बेटा, डेबिट साइड होंगे। जहां एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। तो एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा, यहां डालोगे डेटर। सुधर जाओ निकम्मो, सुधर जाओ। मैं उसकी सोची थी पेमेंट वाली। हाँ हाँ बेटा, 1 लाख डाले यहाँ पर, साथ में अब इसका जो पीडीडी है ये लायबिलिटी है, क्योंकि तो ये लायबिलिटी तो क्रेडिट साइड पोस्ट कर दोगे। ये अभी ट्रांसफरिंग एंट्री चल रही है, पेमेंट की बात करी क्या? नहीं करी। तो बाय पीडीडी लिखा, कितना आया? 10,000 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद अब बैड डेट अमाउंटिंग टू 5,000, सर इसका अब क्या बैड डेट रिकॉर्ड करूं या फिर एक्चुअल जो पैसा मिला होगा वो रिकॉर्ड करूं? सर जो एक्चुअल पैसा मिला होगा वो, यानी कि ये बैड डेट बस आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 1 लाख के डेटर थे इसमें से 5,000 वालों ने पैसे नहीं दिए, तो कितनों ने दिए? 95 बेटा। बाय बैंक अकाउंट कर दूंगा, हाँ
नहीं, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट की बात ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, यही निकलता जो अभी हम, हाँ ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये अकाउंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऑटोमेटिक। अभी देखते हैं लॉस हुआ है प्रॉफिट, आओ चेक करते हैं। पहले बैंक में कितने आ जाएंगे हमारे पास, सर 1 लाख के डेटर थे जिन्होंने 5,000 बैड डेट कर दिए, 95। आओ सर लेफ्ट साइड टोटल करते हैं, 95 प्लस 10, 95,000 एक प्रॉफिट है, मिला पैसा आया। 10,000 हमारा पीडीडी पड़ा था, ये भी तो एक पहले से चार्ज कर रखा है, तो वो प्रॉफिट ही होगा एक तरीके से, है ना। वो लॉस जो पहले से चार्ज कर रखा है तो उसको दोबारा चार्ज, अब वो रिवर्स ही हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो 1,05,000 टोटल हुआ इधर, जिसमें से 1 लाख माइनस करा, कहीं ना कहीं 5,000 रुपये का प्रॉफिट ही आ रहा है भाई। और यही होना था, अगर आप देखोगे तो समझना। एक अभी हम रिवैल्यूएशन वाले पार्ट पे जाते हैं एक बारी। बैड डेट कितने के हुए, 5,000 के। पीडीडी कितने पड़े थे, सेट ऑफ हो जाता तो 5,000 का पीडीडी रिवर्स करना पड़ता, और पीडीडी जो रिवर्स होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, और 5,000 का प्रॉफिट ही है। ये अकाउंट थोड़ा अलग तरीके से चलता है, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है रिवैल्यूएशन और ये। रिवैल्यूएशन पता है क्या रिकॉर्ड करता है, रिवैल्यूएशन करता है नेट प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है, ये पूरा प्रॉफिट लॉस खुद कैलकुलेट करता है, कहता है तुम मेन मेजर अमाउंट रिकॉर्ड करो, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस मैं देखूंगा, बुक वैल्यू रिकॉर्ड करो, रियलाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करो, उसको सेट ऑफ मारूंगा, मैं अपने आप चेक कर लूंगा प्रॉफिट लॉस क्या है। दोनों में मोटिव अलग है, ठीक है। कोई बात दिक्कत यहाँ तक क्लियर एकदम, जल्दी बोलो आगे बढ़ते हैं। सर ये बैड डेट वाली एंट्री होगी आपके साथ जो मेरे को डिस्कस करनी थी। अब आते हैं बड़ी एक खतरनाक एंट्री होती है यहाँ पर, खतरनाक तो क्या है बड़ी। अब वहाँ WCR और IFR का ट्रीटमेंट कुछ अलग था, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है, बट नाम वही है, नाम वही है, पहचान अलग है, ठीक है। देखना सर, अभी हमने बात करी थी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट IFR की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा रिजर्व बोलो, फंड बोलो। वैसे रिजर्व जो होते हैं वो जब आप पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं करा तो वो रिजर्व कहलाता है, पैसा कहीं यहाँ जाके इन्वेस्ट कर दिया उसका तो वो फंड बन जाता है, ठीक है। कोई नहीं, चलो क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या होता है सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, भाड़ में जाए वो हमें पता है, ठीक है। रिजर्व साइड पड़ा होता है जनरली। रिजर्व बताओ रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते थे या नहीं होते थे, नहीं होते थे, हमने ऊपर पढ़ा है, और देख के हैं कहाँ पढ़ा है, कहाँ गया, हाँ सर यहाँ पे देखा था हमने कि सर इनसाइडर लायबिलिटी है, तौबा तौबा, इसको तो ट्रांसफर नहीं करना, और इसके अंदर लिखा था WCR और IFR। सर इसके आगे मैं यहाँ पे ये भी बना देता हूँ, इस पर है स्टार मार्क, इस पे सवाल अलग होता है, और वो सवाल मैंने आपके साथ कौन से पॉइंट में डिस्कस करा, जनरल पॉइंट्स के सेकंड वाले में, सेकंड और थर्ड में डिस्कस करूंगा। सेकंड में डिस्कस करूंगा IFR और थर्ड में डिस्कस करूंगा WCR। आ जाओ, तो यानी कि पहले तो ये बताओ ट्रांसफर होगा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा सोचा था हमने, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते, अपना ही फंड है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिजर्व है, किससे रिलेटेड रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट कहां पड़ी है, वो ट्रांसफर हुई होगी कि नहीं हुई होगी, हुई होगी, क्योंकि वहां हमने सिर्फ 4 चीजें एग्जाम्पल करी थी, कैश, पार्टनर का लोन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L का डेबिट बैलेंस, और तो सब ट्रांसफर करा है। तो इन्वेस्टमेंट करी होगी ट्रांसफर, तो इसको भी वहीं ले जाएंगे, तू जहां जहां वहां, मैं वहां वहां, ठीक है। चलो जी वही वाली बात है, तो इन्वेस्टमेंट जहां IFR वहां। चलो जी अब समझना, इसका लॉजिक भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी समझ लेंगे। लॉजिक समझना ठीक है, बट रट्टा मारना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बोला था रट्टा मारना पड़ेगा। लॉजिक समझेंगे लेकिन रट्टा ज्यादा जरूरी है। अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एक बात ध्यान रखना अपने माइंड के अंदर, अब जो मैं बोल रहा हूं इसको जरूर ध्यान रखना, और चीजें रखो ना रखो, कि IFR रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। चलो जी मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जनरल रिजर्व, जो ट्रांसफर नहीं होता, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता, कहाँ क्या बोल, बेटा, ये तो ट्रांसफर होने की बात हो रही है। लो इलस्ट्रेशन भी दिखाऊं, इसका एग्जांपल भी दिखाऊं, जैसे ट्रांसफर आंसर करने का। मान के चलो आपको एग्जांपल दे रखा है कि आपको एक बैलेंस शीट दी जहां पे आपको IFR लिख के दिया कितने का, 5 लाख रुपए का। अभी मैं इन्वेस्टमेंट लिख ही नहीं रहा, चलो छोड़ो, IFR क्यों, पहले फंड वो ले, IFR ले लिया, ठीक, यही तो लेना है। इन्वेस्टमेंट लेना था, तो इसको ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे ट्रांसफर, ये भी बता दो जरा, रियलाइजेशन अकाउंट में है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड उधर है, लेफ्ट में राइट में जाएगा, यहाँ बड़ा इजी है, लेफ्ट राइट चलता है बस, ठीक है।
चलो परेड चल रही है। IFR कितना जाएगा जल्दी बोलो, 5 लाख रुपए। कोई डाउट यहाँ तक? अब एक बात बताओ, ये आपका पूरा पूरा खोरा प्रॉफिट बन गया क्या एक तरीके से देखा जाए? हाँ सर, क्योंकि नुकसान तो कुछ आया ही नहीं। आओ सर, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाऊं इसका कि ये IFR हम यहाँ पे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसके प्रॉफिट लॉस को सेट ऑफ कर रहा है कहीं ना कहीं। देखना कैसे। एग्जाम्पल नंबर 2 बनाता हूं इसी के अंदर ही। मान के चलो आपको IFR का बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है 5 लाख का ही, एक आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 10 लाख की, और नीचे बोल दिया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या ऐसे बोल दिया इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 8 लाख रुपीस। आओ सर, इसकी पोस्टिंग सीखें क्या? पहले तो देखो वही 4 पॉइंट सेम रहेंगे, ट्रांसफर, एसेट, लाइबिलिटी, 2 पॉइंट। उसके बाद पेमेंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। खैर मतलब अपने ट्रांसफर आंसर करते हैं। पहले सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर कौन कौन होगा? ये राइट वाला लेफ्ट में, और सॉरी लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कौन आ जाएगा? बाय IFR आ जाएगा 5 लाख का, और ये भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट 10 लाख। डन। इसके बाद ये रियलाइज भी हुई है इन्वेस्टमेंट कितने की? 8 लाख की। कहाँ रियलाइज होगी? ये यहाँ पड़ी है, कहाँ रियलाइज होगी? यहाँ पे बाय बैंक 10 लाख रुपए। ओ सॉरी 10 थोड़ी, कितने पैसे मिले हैं? ना 2 नहीं बेटा, 8 लाख जितने पैसे मिले हैं वो। ठीक है, क्योंकि ये लॉस प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट करेगा, आपको लॉस प्रॉफिट नहीं डालना है यहाँ पे। आप देखना लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा कायदे से। आपके हिसाब से कितने का लॉस होगा इन्वेस्टमेंट में? बताओ तो सही। 2 लाख बेटा, 13 कहाँ से? 10 लाख की चीज 8 लाख की रियलाइज हुई, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। बट सर वो लॉस होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज पहले से क्या बना रखा था? रिजर्व। और बल्कि 3 लाख रुपए किसको मिलने चाहिए थे? पार्टनर्स को। समझ आ रही है बात? ये नॉर्मल केस था कि लॉस आया, लॉस कितने का? 2 लाख का, और ये 2 लाख का लॉस जो है कहां से सेट ऑफ होगा? यहां से। अब ये जो लॉस है इसमें से जो बचेगा 3 लाख बचा, वो कहां जाएगा? पार्टनर के पास। अब इसको बैलेंस करके देखना जरा कितना आ रहा है। 8 और 5 13, 3 लाख का प्रॉफिट आ गया। और बताओ इससे ज्यादा और क्या लॉजिकल लोगे? आगे बात समझ क्लियर है? बट इसको डिटेल लगाना नहीं है। मैंने तो बोला, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। एक बात शाश्वत है, ट्रांसफर करो, काम खत्म। इन्वेस्टमेंट जहां पड़ी अपने आप ट्रांसफर पहले ही करके आ चुके होगे जब फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे होगे, क्योंकि हमने क्या बोला था वहां पे 4 चीजें छोड़नी है और सब ट्रांसफर करना है, तो इन्वेस्टमेंट भी करी ही होगी। अब जब रियलाइज करवा रहे होगे तो रियलाइज करवाना है, प्रॉफिट लॉस चेक नहीं करना। तुम्हारे तो जितने पैसे पे आई बस काम खत्म करना। ठीक है, कि जितने की रियलाइज हुई वो लिख देना, वो अपने आप देख लेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जिम्मेदारी वो। डन हुई बात? आगे बढ़े, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात WCR की। ये थोड़ा सा कुछ नहीं है यार, ये टेक्निकल कुछ नहीं है। पता नहीं बच्चे क्यों टेक्निकल इसको मान लेते हैं। बस इसमें एक लाइन याद रखनी है, आ जाओ। और वो लाइन क्या? सर बड़ी सारी लाइनें होगी ना, ऐसे बस इसको एक रिकॉल कर लेना। एक मैप बना के दूंगा, सारी वो जितने पॉइंट वाले ना सारे, या तो लिखे हुए हैं इन्हीं को एक बार बस ऐसी नजर मार लेना दोबारा। ठीक है, क्या बात थी हमारी? जल्दी बोलो सर। WCR क्या होता है? इसका फुल फॉर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये फंड भी तो होता है। हाँ बेटा, मैंने बोला ना फंड और रिजर्व में सिर्फ इतना फर्क है। रिजर्व का मतलब जो पैसा अपने पास पड़ा है, मतलब अपनी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रख लिया। अब फंड पता है कौन बनता है? जब वो मेरी एक जेब से निकाल के भी मैंने पता क्या करा, मेरे को दिख रही थी यार बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही, मैंने वहाँ इन्वेस्ट भी कर दिया कि बढ़ के पैसा आएगा, कुछ फायदा भी होगा, तो वो IFF बन जाता है। फिर ऐसे जो फंड्स जो इन्वेस्टेड है। डन। चलो, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात हो रही है। सर क्या बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में? लिखता हूं, up to the amount of claim, up to the amount of claim, it is transferred to the realization account. Remaining distributed into partners. ये चीज इसमें ही हो गया अकाउंट में? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन आप अलग से करोगे सेपरेटली। तो उसकी एंट्री हो जाएगी ना अलग से। तो पार्टनर्स
हाँ बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और WCR डेबिट हो जाएगा रिमेनिंग पोर्शन के लिए। लेकिन जितना पोर्शन रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, कितना करना है, पहला सवाल सर मैंने कहा अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम। हाँ बेटा बनाते तो है, लेकिन वहां पे हम क्या करते थे, WCR को हम प्रोविजन बुक कर दिया करते थे। अब यहाँ पे नई बात पता है क्या है, यहाँ न्यू बात क्या है। पहली बात तो ये थी कि रियलाइजेशन में जितना अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दो। अब जितना ट्रांसफर करा है उतने की पेमेंट भी करनी है, ठीक है। न्यू थिंग यहाँ लिखता हूं, सच क्लेम शुड बी पेड ऑफ। आओ सर इसके एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। पहले दो बातें हम यहां पर देखी, अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम आप इसको ट्रांसफर करोगे और दूसरा लायबिलिटी की पेमेंट भी करोगे, ठीक है। अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम आप इसको ट्रांसफर करोगे और बचे हुए लायबिलिटी की आप पेमेंट भी करोगे। आओ इसका एग्जांपल देखते हैं और आज यहीं पे कंक्लूड करूंगा, इससे आगे नहीं रखूंगा, मुझे लगता है थोड़ा लोडेड हो रहा है। एक पार्ट और बनाएंगे इसका बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस वाला। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कवर हो गया, छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो मैं उसको और इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। आओ देखते हैं इसके अंदर, बस एग्जाम्पल देखेंगे। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको क्या दे दिया, WCR दे दिया। यहां पे लिखा होगा WCR 10 लाख का दे दिया। नीचे मैंने बोल दिया क्लेम है कितने का, 3 लाख रुपए का। कितने लाख का है, 3 लाख रुपए का। सर 3 लाख रुपए का क्लेम है, अब रियलाइजेशन में कैसे दिखेगा। पहले तो मैंने बोला क्या रूल था, अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम कितने का, 3 लाख का। अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम WCR ट्रांसफर टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो जी, तो कहां ट्रांसफर होगा भाई, लेफ्ट में पड़ा राइट में ही होगा, बट 3 लाख होगा बाय WCR। तो पूरा 10 लाख जाता है बेटा, नहीं जाता ही नहीं, जाता ही क्लेम जीरो, क्लेम नहीं है मतलब क्लेम का अमाउंट जीरो और जीरो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द WCR मतलब रियलाइजेशन ट्रांसफर होगा ही नहीं। अभी एग्जांपल करवाता हूँ, इसमें क्लेम देखना पड़ेगा, क्लेम IFR पूरा होगा, WCR सिर्फ अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम। डन। तो अभी अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने 3 लाख ट्रांसफर करा है WCR। अब जितना, अब क्लेम कितने का था, 3 लाख का, तो मुझे उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी यहां पर। बट नहीं, उसमें से तो सिर्फ उसका राइटिंग ऑफ हुई है, लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि पहले से लॉस चार्ज कर लिया था। लेकिन जेब से पैसे तो आज देने, ट्रांसफर करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, समझ गए। पहले तो बस हम एडजस्ट करें, हाँ बस वो प्रॉफिट हमने पहले से चार्ज कर रखा था, ये बताया हमने ये भाई देख इसका प्रोविजन पहले से बना रखा है, लॉस मत दिखा दियो उसको, ठीक है। पहले से प्रोविजन बना रखा है, रिजर्व बना रखा है ना हमने, अब एक्चुअल में पैसे दिए लेकिन हमने, तो अब डन होगी बात यहाँ तक। तो यहाँ अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम आप ट्रांसफर करोगे। आओ सर इसमें 2 एग्जांपल और करेंगे और काम खत्म। इसमें अब मैं WCR की वैल्यू आपको दे रहा हूँ 10 लाख और क्लेम की वैल्यू दे दी मैंने आपको 12 लाख। सर अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम इट इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, बट ये क्या ज्यादा लोचा है, तो क्लेम ही ज्यादा है, तो WCR 12 लाख ट्रांसफर करूँ क्या, है ही नहीं। ट्रांसफर करने के लिए कितना है WCR 10 लाख है, तो जितना है उतना ही 10 कर लाख देंगे। ही करेंगे। हाँ 10 लाख कर देंगे, 2 लाख वो लॉस आ जाएगा, परफेक्ट। ये WCR डालने का पर्पस ये है कि हमें लॉस ना दिखे, क्योंकि इतना लॉस पहले से बुक कर रखा है। अब तो एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा आ गया, तो अब तो लॉस दिखाना ही पड़ेगा भाई, क्या ही कर सकते हैं। ये आपके लॉजिक क्लियर हो रहे हैं अगर आप ढंग से देखो तो, ठीक है। ये एक्चुअल अकाउंटिंग लॉजिक्स हैं कि एक एक पॉइंट का पत्ता पता है कि हाँ भाई इस वजह से ये हिला, ठीक है। ये वाली हवा चली थी तो ये वाला पत्ता हिला, ठीक है। चलो तो ध्यान से सुनना, बाय WCR लिखेंगे कितना, 10 लाख, पर पेमेंट कितने की होगी जल्दी बोलो। 12 लाख सर लाइबिलिटी 12 लाख की है, 12 लाख ही करना पड़ेगा, और 2 लाख का ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर लॉस आ गया एज अ बैलेंसिंग फिगर। डन, वो आप ऑटोमेटिकली, बट ऊपर वाले में कोई लॉस था क्या, सर नहीं, क्योंकि इतने का WCR बना रखा है और इतने का ही हमारे पास क्लेम आ गया, तो कोई बात नहीं। और जो बचा हुआ, अच्छा यहाँ पे जो 7 लाख बचा ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। डन। आओ सर एक लास्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल 2 था, एग्जांपल 3 की बात करता हूँ। सर क्या बोल रहा है एग्जांपल 3, मैंने कहा WCR दे रखा है आपको 10 लाख का, क्लेम ही नो क्लेम, बस सिर्फ WCR दे रखा है, ट्रांसफर कुछ नहीं करना। रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो WCR में इसकी कोई एंट्री नहीं आने वाली। तो आप इसको सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, Journal क्योंकि भाई में- क्लेम ही नहीं है ना। मैंने बोला अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर करना है, अब क्लेम ही नहीं है तो क्यों ट्रांसफर करें। अगर क्लेम दे रखा रिजर्व नहीं हो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 4। अगर आपको क्लेम दे रखा है सिर्फ 4 लाख रुपए का, लेट सपोज, तो सीधा सीधा लॉस, क्योंकि अब अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम WCR शुड बी ट्रांसफर टू द, पहले तो वो वाली लाइन, तो वो तो ट्रांसफर है ही नहीं ना, ट्रांसफर नहीं हुआ तो पेमेंट कर दो, बस बात खत्म। पेमेंट तो करनी पड़ेगी, और ये क्या आ जाएगा, बाय लॉस बन जाएगा बैलेंसिंग मिलकर। लॉजिक्स क्लियर हुए इसके सर? इसको यहीं पर समअप कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। ये मैं नोट्स आपको भेजूंगा, ठीक है। एक शॉर्ट रिवीजन कहूँगा क्लास के, जब आप आओ तो करके आना। कल हमारी क्लास होगी और कल की क्लास में हमारा डिसोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। कल खत्म होते ही उस क्वेश्चंस वगैरह, और अब याद रहे बुक नंबर 1 की टेस्ट, ठीक है, बुक नंबर पूरी 1 का, ठीक है। तो मतलब ये आप मान के चलो, मैं आपका टेस्ट अभी प्लान कर देता हूँ, आप ले लो। हाँ बेटा बस 1 मिनट, 7 जनवरी है, 11 दिन हो गए। हाँ। तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हमारी फर्स्ट बुक खत्म हो गई, तो 7-8 को खत्म हुआ, 8 9 10 11, तो मंडे को रखते हैं टेस्ट, है ना। थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा आप लोगों को, तब तक हम अपना शेयर स्टार्ट कर देंगे। शेयर्स में मैं ट्राई करूँगा एक क्लास में रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। होगा तो नहीं ऐसे तो। होगा नहीं वैसे, ठीक है। 7 हाँ तो बेटा 12 तारीख को आपका टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट 12 तारीख को, हाँ।